जय हिंद। मैं आशीष शर्मा सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर से आज दोबारा आपके साथ आपके सामने आया हूं। सेम जो हम सबसे पहले हमने पिछली बार एनएबीएच के बारे में कुछ देखा था कि वर्चुअल असेसमेंट को किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए, तो आज उसका सेकंड वीडियो अगेन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हम लेके आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे ऐसी ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी इसको देख पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो 4 इंपॉर्टेंट एनएबीएच की जो हम तैयारी करते हैं उसके पिलर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, सबसे पहले हमारी आती है कमिटीज, पॉलिसीज, हमारे ऑडिट्स और हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी आज के जो हमारी वीडियो होने वाली है, अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफ दूंगा, हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाएंगे, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन सब चीजों की उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमिटीज की। कमिटीज एक तरीके का एक एक्सपर्ट्स जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो एक एक्सपर्ट की जो टीम को हमें कमेटी कहते हैं। अब कमेटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्लब करके एक डिपार्टमेंट की हो गई या एक चीज अलग अलग तरीके की हम कमेटी बना सकते हैं। अब उसमें कौन सी मैंडेटरी कमिटीज हैं, कौन सी हम अपने हिसाब से उसको हटा सकते हैं। कुछ कमिटीज ऐसी हैं जिसको हम क्लब भी कर सकते हैं, किस तरीके से बनानी चाहिए उसको हम थोड़ा सा सबसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं भी आपको कुछ नाम बताता हूं जो हमारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए, इसमें से कुछ हम क्लब भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कोर ग्रुप कमेटी, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, मेडिकल ऑडिट कमेटी, कोड ब्लू कमेटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी। ये बहुत सारी कमेटीज हैं। अब इसके अंदर हम किसी ना किसी चीज को क्लब भी कर सकते हैं। लाइक एक इंपॉर्टेंट कमेटी है परचेज एंड कंडमनेशन कमेटी। तो कुछ कमिटीज ऐसी हैं, डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। अगर हम छोटा, हमारा एसएचसीओ के अंदर कैटेगरी के अंदर हमारा हॉस्पिटल आता है, तो हमें इतनी सारी कैटेगरीज, इतनी सारी कमिटीज की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, 100, 200, 300, 400 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारा सेटअप है, तो हमें इससे ज्यादा कमिटीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। हम इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, हम इनको कुछ कमिटीज को क्लब भी कर सकते हैं। तो कमेटी बनाते हुए सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारी कमिटीज में हमारा उस कमेटी का हमारा रोल क्या होगा, स्कोप क्या है, क्यों हम वो कमेटी बनाने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। उसके बाद उसके मेंबर्स, उस कमेटी में मेंबर कौन होंगे। हमने बहुत जगह देखा है, कोई भी कमेटी में किसी को भी डाल देते हैं, जी ठीक है जी ये मेंबर बनाए हैं, ये कमेटी है, इसके अंदर ये डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी के अंदर उस डिपार्टमेंट या जहां जहां उसका स्कोप जाता है, उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लोग होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हमारी क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, तो क्वालिटी एश्योरेंस हमारी पैन हॉस्पिटल काम करती है, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट के लोगों को ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी कमेटी की, तो इसमें अगेन नाम से ही जो स्पेसिफाई हो रहा है, स्पेसिफिक लोगों की, हमें स्पेसिफिक जो हमारा एक टीम है उसकी जरूरत है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा एजेंडा। हर कमेटी का हमें अपना एजेंडा हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इस कमेटी का क्या एजेंडा है। उसके बाद बारी आती है हमारी कमेटी के मीटिंग का कैलेंडर की। कौन सी कमेटी किस टाइम बैठेगी। कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो महीने में एक बार होंगी, कुछ 2 महीने में एक बार होगी, कुछ 3 महीने में होगी, कुछ 6 महीने में भी होगी। अगेन डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हमारा किस तरीके से सेटअप है, हमारा किस तरीके से हमारे प्रोसेसेस हैं। उस हिसाब से हम अपने कैलेंडर को हम अपने फिक्स कर सकते हैं और टाइम टू टाइम हमें अपनी जो एज पर द कैलेंडर हमें कमिटी करनी होती है, उसकी मीटिंग करनी होती है। अब मीटिंग में हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसका हमें रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है। जो भी चीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी आप एलोकेट करते हैं, तो उस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है। विद डेडलाइन आप किसी ना किसी को, जो भी आप रिस्पॉन्सिबल किसी को भी आप दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी या कुछ भी देते हैं, विद डेडलाइन दे। और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उसके मिनट्स को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो रूट कॉज एनालिसिस, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, तो वो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर वो चीजें डिस्कस होनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा कमेटी का एक बेसिक सी जो चीजें हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमारी जो कुछ कमेटीज हो गई हैं, उसके बाद उसका स्कोप क्या है, उसका एजेंडा क्या है, हमारे कमेटीज का कौन कौन से मेंबर रहने वाले हैं, कब कब कमेटी ने मिलना, उसके कैलेंडर्स हैं, फिर उसके मिनट्स हैं, मिनट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। उसके बाद अगेन जो हम नेक्स्ट मीटिंग्स करेंगे उसके अंदर हमारा एक्शन टेकन प्लान, जो पुरानी मीटिंग का क्या रहा, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो ये एक बेसिक हमारी जितनी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जनरली असेसर यही देखना चाहते हैं, जो कई जगह मिस होता है। एक चीज दिखती है, वही कट कॉपी पेस्ट चलता है। तो आप कोशिश करें कि खुद अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट्स की। ऑडिट्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ऑडिट एक जनरली क्या नाम से ही पता लग रहा है, ऑडिट एक सेट पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स आप कहीं से अगर स्टैंडर्ड है तो वो भी उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। एक हम अपने खुद के पैरामीटर्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन सेट पैरामीटर्स पे ही हमें अपनी ऑडिट करनी है। यूं नहीं कि कहीं पे भी चले जाए, हाँ जी कुछ भी हम स्टार्ट कर दें, कुछ भी डिपार्टमेंट का। यूं नहीं है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सपोज हम फ्रंट ऑफिस की करते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की करते हैं, ओटी की करते हैं, ऑडिट हम कहीं की भी कर सकते हैं, किसी भी चीज की ऑडिट हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक सेट डिफाइंड पैरामीटर्स होने बहुत जरूरी है। तो वो पैरामीटर्स, उसके बाद हमारे फिक्स्ड, अगेन ऑडिट्स किस किस तरीके की होनी है, किस किस चीज की होनी है, मैं कुछ नाम आपसे शेयर करता हूं। मेडिकल ऑडिट, क्लिनिकल ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, फार्मेसी ऑडिट, डेथ ऑडिट। अब जैसे अगेन ऑडिट की भी एक टीम बहुत बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन लाइक एन एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के अंदर हमें वो लोग, इस ऑडिट टीम में वो लोग लेने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है। लाइक फॉर एन एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन कौन कौन लेता है? सबसे पहले कंसल्टेंट से स्टार्ट होते हैं। कंसल्टेंट से लेकर जहां तक हमारा नर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो एक नर्स बैकग्राउंड से हो गया, एक हमारा फार्मेसी बैकग्राउंड से हो गए, एक हमारे डॉक्टर बैकग्राउंड से हो गए, और हमारे एक जनरली एक मैनेजमेंट स्टाफ। इस तरीके से हम इसके अंदर अपने स्टाफ को इंक्लूड कर सकते हैं, इस ऑडिट टीम के अंदर लेके आ सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन कौन कौन, जैसे सपोज हमारे कंसल्टेंट ने लिखी और लास्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद डिस्पेंस हमारे फार्मेसी वाले करते हैं, उसको पढ़ने के बाद ड्रग एडमिनिस्टर हमारा नर्सिंग स्टाफ करता है। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे लोग हमारी उस ऑडिट टीम के अंदर होने जरूरी है। तो इस तरीके से हमें ऑडिट की टीम आइडेंटिफाई करनी है। देन जो भी हमारे फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑडिट की है, उसके बाद उसका कंपैरिजन फर्दर ऑडिट्स के अंदर, कि हमारी जो पहले ऑडिट थी उसके अंदर हमारा ये रिजल्ट आया है, जो नेक्स्ट ऑडिट है उसके अंदर हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया या नहीं किया तो अगेन कौन से लूप होल्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। और जो अगर हमारे अच्छे पॉइंट्स हैं अगेन उनको भी हमें हाईलाइट करना है कि हमारे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमें और किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं और हम एक अपने स्टैंडर्ड को हम बढ़ा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया पैरामीटर्स, तो पैरामीटर हम अपने इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको हम क्वालिटी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। बेसिकली ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स NABH ने हमें इसमें हेल्प की है। कुछ इंडिकेटर्स उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, डिफाइन करके अपनी बुक के अंदर भी उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो एक हमारे लिए बहुत एक अच्छा रेडी रेफरेंस मटेरियल हमें मिलता है। उसके अलावा हम अपने खुद के इंडिकेटर्स भी अपने बना सकते हैं। इंडिकेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंडिकेटर भी बना सकते हैं, पर्सन स्पेसिफिक भी इंडिकेटर बना सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिकेटर की डेफिनेशन, इंडिकेटर किस तरीके का है, क्या हमने बेंचमार्क सेट किया है। आपने देखा होगा जब भी असेसमेंट होती है, जब आप प्रेजेंटेशन आप असेसर को देते हैं, NABH को भी सबमिट करते हैं, उसमें बेंचमार्क जरूर डालते हैं। जो एक बेंचमार्क एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूं नहीं है कि बेंचमार्क आपने कहीं से भी उठाया, जी ठीक है उसका 90 था हमारा 90 हो गया, हम उनका 100 था हमारा 100 है, ऐसा नहीं है। जो भी रिलायबल, जो भी एक तरीके से हम बेंचमार्क, अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें एक्चुअल में अपनी क्वालिटी को कहाँ लेके जाना है, वो हमारा बेंचमार्क होना चाहिए। NABH ने कभी ऐसा नहीं किया। NABH अगेन बार बार ये कहता है इट्स ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। जो चैप्टर 6 भी इसी के बारे में बात करते हैं, जो इंडिकेटर्स को जो डिफाइन करता है, इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करनी है। तो बेंचमार्क भी हम ऐसे ऐसे सेट करें जिसको हम अचीव कर सकें। अगर हमने वो अचीव कर लिया, फिर आगे हम फर्दर अपने बेंचमार्क को हम अपने को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर हम NABH वाले इंडिकेटर्स की बात करें जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बहुत डिटेल के अंदर उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके फॉर्मूले को हम ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही हमने फॉर्मूले की बात आती है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी डेटा की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे डेटा की है। डेटा ही गड़बड़ होता है, उसी गड़बड़ प्रॉब्लम से हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते हैं और उस चीज से हमें कुछ फायदा नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी इंडिकेटर की बात हमारी आती है। तो जो भी क्वालिटी इंडिकेटर हम जो डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट का इंडिकेटर है, जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सबको पता होना चाहिए इस इंडिकेटर के बारे में, वो इंडिकेटर क्या चीज है। सपोज मैं बात करता हूं इमरजेंसी की। इमरजेंसी के अंदर हम बात करते हैं रिटर्न टू इमरजेंसी विद इन 72 आवर्स, एक इंडिकेटर है ना, किस तरीके का। अब अगर हमारे इमरजेंसी वाले आदमी को पता ही नहीं है कि इस इंडिकेटर का क्या मतलब है, या वेटिंग टाइम अगर हम किसी डॉक्टर का कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी सर्विस का वेटिंग टाइम, अगर हम टैट निकाल रहे हैं, क्रिटिकल अलर्ट्स का टाइम, ये बेसिकली ये सारे प्रोसेस अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हमारे स्टाफ को ही नहीं पता है क्यों निकाल रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है। सबसे पहले हमारे स्टाफ को पता होना चाहिए अगर वो टाइम नोट कर रहा है, अगर वो कोई भी चीज की एंट्री कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है।
उसके बाद अगर उसको पता होगा कि इसका प्रोसेस ये है, उसका मेन एम हमारा ये है, हम इस चीज से यहां तक लेके आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, हमारी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी, हमें डेटा भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद डेटा को, जो भी हम डेटा हमारा स्टाफ लेके आ रहा है, फिर हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करे, उनको वेरीफाई करते रहे कि जो भी सेट पैरामीटर्स हैं जो हमारी क्वालिटी टीम ने अपने स्टाफ को दिया हुआ है, वो उन पैरामीटर्स के हिसाब से वो सारी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब भी वो रिकॉर्ड होके फाइनल जो एक तरीके से क्लब होके डेटा जिस भी टाइम आपके पास आता है, जो भी आपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, कौन सी साइकिल रखी हुई है, आपको महीने में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 2 महीने में, अगेन डिपेंड करता है। जनरली मंथली एक अच्छा टाइम होता है। उसके जैसे ही आपके पास इंडिकेटर्स आते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू करना है, सारे जिस तरीके से वेरीफाई आपने करने थे प्रोसेस जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, वेरीफाई करके उस चीज को फिर आपने एक तरीके से एनालिसिस होता है उस डेटा का। एनालिसिस करने के बाद फिर जनरली आपने देखा होगा एनएबीएच के अंदर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन के फॉर्म के अंदर हम उसमें ग्राफ्स भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीज, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, वो एक सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। वो जनरली एक वे है अपने एक तरीके के ट्रेंड को दिखाने का कि ये बेसिकली ये हमारा इस डिपार्टमेंट का ट्रेंड या इस डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस है कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्टेबल है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बेसिस पे आपने देखा होगा हम चीज जो डालते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन वगैरह, ये सारा हम उसमें नहीं जा रहे किस तरीके से निकालते हैं, बेसिकली जस्ट एक बेसिक इंडिकेटर निकाला। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रॉब्लम थी, रूट कॉज हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद उस टाइम पे हमने कैसे उसको ठीक किया, दैट इज करेक्टिव एक्शन, और आगे ना हो दैट इज प्रिवेंटिव, उसके आगे हमने प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या लिए, बात यहाँ पे खत्म। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, जो जनरली हमने हॉस्पिटल्स में नहीं देखा है, असेसर आए, प्रेजेंटेशन दी, बात खत्म। इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो भी आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं एटलीस्ट मंथली या क्वार्टरली बेस्ट टाइम होता है हमारे डिपार्टमेंट को उनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अगर मेरे डॉक्टर को या हमारे डॉक्टर को यही नहीं पता उनका वेटिंग टाइम कितना है, या हमें हमारे लैब को यही नहीं पता उनका टैग कितना आ रहा है, उन्होंने डेटा दे दिया आपको, आपकी क्वालिटी टीम ने, क्वालिटी मैनेजर ने उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको कैलकुलेट किया, बहुत अच्छे ढंग से आरसीए कापा भी बनाया टीम के साथ मिलके, उसके बाद प्रेजेंट कर दिया असेसर को, बात खत्म। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब तक हमारे ग्राउंड लेवल स्टाफ को अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो हमारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो एनएबीएच ने भी अपने इस चीज को लिखा हुआ है बुक के अंदर भी, डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, डेटा को आपको एक तरीके से आपको अपने डिपार्टमेंट में वापस भेजना है कि आपके रिजल्ट्स ये हैं, आप इसको देखें, अब हम इसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक फीडबैक वर्ड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि फीडबैक सिर्फ आपके अपने जो डॉक्टर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है उनसे ही लेना है। एक हाउसकीपिंग स्टाफ, एक जीडीएस स्टाफ भी, उसकी भी फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर एक आदमी का फीडबैक आपके क्वालिटी इंडिकेटर को बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे ही हमें फीडबैक वापसी मिलेगी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट्स और इंप्रूव होंगे, हम अपने बेंचमार्क को और बढ़ा सकते हैं। तो ये क्वालिटी इंडिकेटर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन अ नटशेल मैं दोबारा बताऊं तो जैसे ही सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करे, जो भी हमने उसका मेथड ऑफ कलेक्शन है उस चीज को देखा, मेथड ऑफ कलेक्शन को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, लास्ट में उसको वैलिडेट करके ही हम उसको पब्लिश करेंगे, और उसके बाद पब्लिश करने के बाद हमें वो डेटा एंड यूजर्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और कंटिन्यूअसली फीडबैक इसमें हम लेते रहें। नेक्स्ट और लास्ट बेसिक, जो अगेन हम सिर्फ इसमें बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिसीज को बनाने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। सबसे पहले पॉलिसीज हैं क्या, कुछ हमारे सेट पैरामीटर्स हैं और एक तरीके से रूल्स हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं। द बेस्ट वर्ड इज गाइडलाइंस, जो एक तरीके से, अब कुछ गाइडलाइंस नेशनल गाइडलाइंस भी हैं, कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं, कुछ हमारी जो अवेलेबल नहीं है, कुछ हमने अपनी तरफ से अपने डिपार्टमेंट के लिए हमने खुद अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है। उस चीज को हमने एक पेपर पे रिटर्न डाउन, हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने उसको नोट कर लिया, दैट इज पॉलिसी। बट पॉलिसी बनाने के लिए हमें 3 से 4-5 चीजों की जरूरत होती है, जिस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉलिसी है किस चीज की, उस पॉलिसी का नाम, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर से हम उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर चीज आती है, उसके बाद डेट ऑफ, किस टाइम पे हमने वो पॉलिसी बनाई है, जनरली उसकी डेट ऑफ क्रिएशन, वो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद पॉलिसी किसने बनाई, पॉलिसी मेड बाय, किसने रिव्यू किया और किसने ऑथराइज किया, पॉलिसी मेड बाय, पॉलिसी रिव्यू बाय, पॉलिसी ऑथराइज बाय। ये 3 इसलिए हम एक तरीके से फिल्टर लगा रहे हैं कि जो भी चीज हम इसको पब्लिकली करने जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, की कोई भी चीज गलत ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम 2-3 फिल्टर से इसको निकालना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों की जरूरत होती है। उसके बाद
ऐसा कई जगह देखा है जी, ये नया एडिशन आ गया सर, पॉलिसी बेकार हो गई, नई पॉलिसी, अब तो नई पॉलिसी लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही आपकी गाइडलाइंस थी, वही पैरामीटर्स हैं, वो सारी सेम चीजें हैं, कुछ नई चीज एड ऑन हुई है। तो एड ऑन हुई है तो हमें भी उसको एड ऑन करना है अपनी पॉलिसी के अंदर। उसके लिए अमेंडमेंट शीट का एक कंसेप्ट है, जो अमेंडमेंट शीट हमें लगानी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितनी मर्जी अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपकी अपनी पॉलिसी है। जो भी अमेंडमेंट करते हैं उसकी आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपको शीट के अंदर डालनी है और आप उसके अंदर ऐड करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेसमेंट भी होती है, असेसमेंट के अंदर भी कई बार हमने देखते हैं हमारी एनसीज आती हैं या कई सारी चीजें होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसके अंदर हमें अपने डॉक्यूमेंट को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो उसके अंदर बेस्ट वे है, जो आपका डॉक्यूमेंट था उसको आप इंप्रूव करें। अमेंडमेंट शीट के अंदर जो भी जहां से भी गाइडलाइंस आपको मिलती हैं या आपकी खुद के अगर नए प्रोसेसेस बनाते हैं तो वो हम चीज उसके अंदर कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमें उस चीज को देखना है। तो ये बेसिकली कुछ 4 चीजें थी जो अभी हमने इसको ध्यान दिया, जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इसका हमें टाइम टू टाइम हमें इन चीजों को बना के रखना है। पॉलिसीज, कमिटीज, ऑडिट्स और केपीआईज, ये 4 चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बारे में आज हमने बेसिक सा अभी एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है और अभी हम इसमें बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। अभी तो हमने आगे हम प्लान किया है कि डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग्स लेके आए, जैसे फार्मेसी में ट्रेनिंग, नर्सिस की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्टाफ कैटेगरी की ट्रेनिंग्स हम इसके अंदर प्लान कर रहे हैं। चैप्टर्स की ट्रेनिंग, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से ऑडिट फेस करनी है, ये सारी ट्रेनिंग्स हमने अपने प्लान में रखी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारी ट्रेनिंग्स लेके आए तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग हम जुड़ सकें। थैंक यू, जय हिंद।